और चलिए बात करते हैं अखिलेश यादव और राजा भैया एक बार फिर टकराव देखने को मिला है। एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद राजा भैया ने इशारों में अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। अखिलेश और राजा भैया की सियासी तकरार आज की नहीं है, पिछले कई सालों से दोनों के बीच तीखी तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। से लोगों की गलतफहमी दूर होती जा रही है, यही हम चाहते भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया आखिर किसकी गलतफहमी दूर होने की बात कह रहे हैं? लगता है उनका इशारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जबकि प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के उम्मीदवार और राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। अक्षय को एमएलसी चुनाव में कुल 1721 वोट मिले, जबकि बीजेपी के हरि प्रसाद को 580 वोट हासिल हुए, तो वहीं एसपी प्रत्याशी विजय प्रताप को सिर्फ 381 वोटों से संतोष करना पड़ा। यानी जनसत्ता दल की जीत काफी बड़ी है और यही वजह है कि राजा भैया अखिलेश यादव को एक बार फिर आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, वो बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं, और जो लड़े वो मुंह की खाए। सुना आपने, राजा भैया किस बड़े दल की बात कर रहे हैं? तो जवाब है समाजवादी पार्टी, जो कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पूरी तरह से फेल नजर आई, और यही राजा भैया बताने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अखिलेश और राजा भैया की अदावत कोई नई नहीं है। अगर याद करें विधानसभा चुनाव, तो अखिलेश का कुंडा में कुंडी लगाने वाला बयान शायद ही कोई भूला हो। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। अखिलेश के इस बयान पर पलटवार करने में राजा भैया ने बहुत देर नहीं की थी। उन्होंने अपने अंदाज में एसपी अध्यक्ष को करारा जवाब दिया था और साथ ही ये भी बता दिया था कि कुंडा उनका गढ़ है और यहाँ जनता सिर्फ एक नाम जानती है। जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं होता है। राजा भैया की पहचान पूर्वांचल के बाहुबली के तौर पर होती है और अखिलेश समाजवादी को साफ सुथरी छवि वाली पार्टी बताते हैं, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब एसपी अध्यक्ष से जनसत्ता दल के साथ गठबंधन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब इस बात का सबूत था कि राजा भैया और उनके बीच सियासी खाई कितनी बड़ी हो चुकी है। किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये कौन है? विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश विपक्ष के नेता बने, तो राजा भैया भी विपक्ष की टीम का एक हिस्सा हैं। लेकिन विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, तो उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी पर भी इशारों में कटाक्ष कर दिया। सलाह देने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्यावार आप जाएं, तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। राजा भैया और अखिलेश कभी एक दूसरे के करीबी हुआ करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। दोनों दलों के गठबंधन पर राजा भैया की नाराजगी भी सामने आई थी। अखिलेश यादव के साथ राजा भैया के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। गठबंधन के बाद राज्यसभा चुनाव 2019 के दौरान दोनों नेताओं के रिश्तों में कड़वाहट घुल गई। दरअसल अखिलेश चाहते थे कि राजा भैया गठबंधन के तहत राज्यसभा चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट को वोट दें, लेकिन उन्होंने मायावती के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। बताओ, यही तो है रघुकुल की रीत चली आई।
प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन का ही पता नहीं लगा, वादा किया था कि वोट देंगे और जब वचन उड़ गया तो हमने भी तय कर लिया कि जाए जहां जाना चाहें, ये समाजवादी पार्टी दोबारा उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। इसके बाद से राजा भैया और अखिलेश यादव दो ध्रुवों पर नजर आए और अब दोनों के बीच लगातार शीत युद्ध चलता रहता है। तो वहीं दोनों एक दूसरे के खिलाफ तीखे प्रहार भी करते दिखते हैं, जो कि अब एक बार फिर एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के बाद दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुरखों की विरासत खोने का दर्द। पीछे और मकान था जो हमारे पुरखों ने बनाया था, वो सब जलमग्न हो गया। हमारे माँ बाप ने पता नहीं क्या करा होगा, हमारे दादा दादी ने। उस समय तो गरीबी भी इतनी थी जितनी किसी के पास एक पैसा भी नहीं होता था। कहाँ जाए, तकलीफ किसे बताएं? किससे कहना है, क्या कहना है, किससे कहना है, कहाँ जाएं और किससे कहें, किसके आगे रोएं। हम तो यही झील में डूब जाएंगे, हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं, हमारा तो जीवन यहीं पे है। आंखों के सामने पानी में समाया आशियाना। कहाँ रहेंगे बच्चे इस चीज में? बच्चे तो चिल्ला चिल्ला के बच्चों का तो बुरा हाल हो गया, फिर हमने बच्चों को छोड़ दिया नीचे। हमारे दो तीन मंजिल मकान बने हुए थे, वो सब डूब गए, जिसमें पंखे लगे हुए थे, कूलर लगे हुए थे, और आज सरकार ने हमको खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। डूबा गांव, डूबी यादें, बिखरे सपने। गांव डूब चुका है हमारा, सामान हम कहाँ ले जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि हम अपने सामान को किसी सुरक्षित जगह पर रखते। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ यहीं है, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ रखे, जाएं भी तो जाएं कहाँ? लोहारी में दर्द का दरिया। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं डूब गए, हम मर जाएंगे ऐसे। उत्तराखंड में व्यासी पावर प्रोजेक्ट की वजह से कई लोगों को बेघर होना पड़ा। झील के पानी अब लोहारी गांव में समा चुका है। गांव के 72 परिवार अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ डूबता हुआ देखकर खुद भी दर्द के दरिया में डूब गए हुए हैं। हर आंख नम है, हर आंख में आंसू हैं, हर चेहरे पर मायूसी है और हर जहन में हजारों सवाल हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब आने वाली कई पीढ़ियां मांगती रहेंगी, लेकिन जवाब शायद ही मिल पाए। जहां पूरी उम्र बिताई, आज वही जगह छोड़ने की मजबूरी है। क्या कहना, कब से आए थे, 7 साल की उम्र थी, उस समय बाल विवाह प्रथा थी, तो मेरी शादी 7 साल की उम्र में हो गई थी। तब से जो है यहीं बचपन भी यहीं देखा, जवानी भी यहीं देखी, बुढ़ापा भी आज हम देख रहे हैं। 60 साल के हो गए, कम से कम मेरी 53-54 साल की उम्र में, 53-54 साल शादी को हो गए। तो अपने सामने हमने पता नहीं कैसे कैसे हमारे पुरखों ने पहले थोड़ा बनाया, फिर हम लोग कमाने लगे, फिर हमने कैसे कैसे संजोया इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को बनाने में। वो देखो दोनों मकान, पीछे और मकान था जो हमारे पुरखों ने बनाया था, वो सब जलमग्न हो गया। पुरखों की विरासत को बड़ी हसरतों के साथ सजोया और संवारा था, मगर आज सब कुछ पानी पानी हो गया। विकास की ऐसी बाढ़ आई कि हर तरफ अब गम का समंदर है और उसी समंदर में डूब रहे हैं घर की चारदीवारी और आंगन में देखे गए वो अनगिनत सपने जो पलक झपकते ही बिखर गए। हमें क्या नहीं आगे याद है, हमारे माँ बाप ने पता नहीं क्या करा होगा, हमारे दादा दादी ने। उस समय तो गरीबी भी इतनी थी जितनी किसी के पास एक पैसा भी नहीं होता था, उस समय कर रखा उन्होंने। मेरे मायके वाले उनके आंगन देखते, आप पहले तो ये बोलते हैं ऐसे आंगन कहाँ है, यहाँ दुनिया में किसी के नहीं होंगे वैसे। आज हम उस आंगन के ध्यान देख के तो हमारे दम रुक रहे। अब हमारे भाई है, भतीजे है, बच्चे है छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगे बताओ। इन्होंने तो कर दिया ना घर से बेदखल।
अब उनका तो मजा आ रहा है जिन्होंने करे होंगे, और हमारे लिए कुछ देख नहीं रहे इनके लिए कि क्या होगा इसीलिए। जिस आशियाने को पूरी शान से बनाया था, उसी आशियाने को अपनी आंखों से जल समाधि लेते देखना कलेजे को चीरने जैसा ही है। दर्द बहुत गहरा है, लेकिन फिलहाल इसकी दवा किसी के पास नहीं है। हाँ सर, वही तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। हमारे 2-2, 3-3 मंजिल मकान बने हुए थे, वो सब डूब गए, जिसमें पंखे लगे हुए थे, कूलर लगे हुए थे, और आज सरकार ने हमको खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। हमारा घर ये था जहाँ पे टीवी की डिश लगी हुई है, और अपने आंखों के सामने देख रहे हैं जल समाधि लेते अपने मकानों को। यदि सरकार ने जल्द से जल्द सूद नहीं ली तो हम भी जल्द से जल्द यहाँ जल समाधि ले लेंगे। अब कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम तो थक चुके हैं देख के, अपने मकान भी उजड़ते हुए देख रहे हैं। अब तो बड़ा ऐसे मकान ना हमने बड़ा शौक है कि ना कोई बनाने वाला रहेगा हमारा ऐसा। अब कहाँ जाएंगे हम? आज आप यहाँ पे बैठे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। हम अपने घर के डूब गया, हमारा घर मकान हमारा डूब गया, सब कुछ उठ नहीं रहा हमारा। अब हम कहाँ, जैसे हम तो बैठ रखे पत्थर पे, अब हमारा कुछ नहीं, और नहाई तो हमारे। लोहारी गांव के हर शख्स की जुबान पर ऐसे ही कई सवाल हैं, और चेहरे पर अपनी विरासत खोने का दर्द भी साफ दिख रहा है। देहरादून जिले के भूगोल के पन्नों में दर्ज कभी लोहारी गांव हुआ करता था, जो आज इतिहास बनने जा रहा है। इस गांव से जुड़ी यादों में लोग आज भी अपने गांव को डूबते हुए देख रहे हैं और यहाँ पे पहुंचे हैं और नम आंखों से अपने गांव को विदा कर रहे हैं। एक आबाद गांव पानी में समा गया और अब उसकी सिर्फ यादें ही रह गई हैं। ऐसी यादें जो सदियों तक लोगों को सताती रहेंगी और उन्हें दर्द भी देती रहेंगी। देहरादून के लोहारी गांव से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।